1 माह और 6 दिन पहले 6 जून 1974 को मैं गिरफ्तार हुआ था और आज 12 जुलाई जुम्मतुल मुबारक था। गिरफ्तारी के दौरान मैं मजमूई तौर पर ज्यादा से ज्यादा 15-20 घंटे सोया था, वरना बेशतर वक्त तशद्दुद और उसके नतीजे में बेहोशी की हालत में ही गुजरा। तशद्दुद के दौरान मुझ पर जो बीती उसे मैं तफसीलन आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूँ। 23 साल बाद भी भारतीय हिंदुओं के मुझ पर तोड़े गए जुल्म सितम तहरीर करते वक्त मेरी जो ज़हनी कैफियत हुई है उसे मैं ही जानता हूँ। मैंने भारतीयों को उसके असली रूप में देखा है। खिता हिंद के कदीम असल बाशिंदों को हमलावर आर्यन ने जुनूब में धकेल कर और कोल, दरावड़ और अछूत का नाम देकर हजारों बरस उन पर इंतहाई बेरहमाना तौर पर हुकूमत की और उन्हें जानवरों से भी बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया। फिर मकाफात अमल का वक्त आया तो जज्बा शहादत से अपने सीनों को मुनव्वर किए चंद हजार मुसलमानों ने मगरिब से आकर इन मगरूर आर्यंस पर, जो खुद को दुनिया की सबसे बरतर नस्ल समझते थे, 1000 बरस तक हुकूमत की और उन्हें बताया कि कोई भी इंसान महज अपनी नस्ल की बिना पर बरतर और कमतर नहीं होता। ये उसके अमाल होते हैं जो उसे बरतर और कमतर बनाते हैं। लेकिन हिंदू ने इस हकीकत को कभी तस्लीम न किया। उन्होंने खुद को मुख्तलिफ जातों में तकसीम कर लिया। सबसे अफजल ब्राह्मण, फिर वैश्य, फिर खश्तरी और मजीद तकसीम दर तकसीम में वो सैकड़ों जातों में बट गए। लेकिन इन सब हिंदू जातों में एक कदर मुश्तरक थी और वो थी मुसलमानों से नफरत। मुसलमान का हिंदू पर साया भी पड़ जाए तो वो भ्रष्ट हो जाता है। मुसलमानों से इंतहा की हद से बढ़कर नफरत करने वाली ये कौम इतनी बुज़दिल है कि इनके सूरजवंशी राजपूत राजे महाराजाओं ने मुसलमान हुक्मरानों की हैबत से लर्जा अपनी बहनें और बेटियां उनके निकाह में दी। राजा जयचंद, जो जेहलम से पेशावर तक का हुक्मरान था, 4 बार अहमद शाह अब्दाली से पूरी तैयारी के साथ लड़ा। हर बार अहमद शाह अब्दाली उसे शिकस्त देकर काबुल ले जाता, राजा जयचंद से अपने पांव धुलवाता और उसे रिहा करके वापस भेज देता। बर्रे सगीर में मुसलमानों के बाद अंग्रेजों की हुकूमत आई तो हिंदुओं ने अंग्रेजों से मिलकर मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए। वो तो चाहते थे कि मुसलमानों को बहीर अरब में फेंक दिया जाए और सारा भारत शुद्ध हो जाए। लेकिन उकाब मर जाना पसंद करेगा, लेकिन पिंजरे में कैद होना उसे गवारा नहीं। मुसलमान बेलौस कायदीन की जिद्दोजहद ने अपना असर दिखाया और कायदे आजम के हाथों बर्रे सगीर में मुसलमानों की दुनिया में सबसे बड़ी सल्तनत वजूद में आई। भारतीय हिंदू हुकूमत भला ये सदमा कैसे सह सकती थी। लाखों मुसलमानों को पाकिस्तान की तरफ हिजरत करने के दौरान शहीद कर दिया गया। नौज़ायदा पाकिस्तान को माशी तौर पर खत्म करने के लिए पाकिस्तान के हिस्से का सरकारी रुपया अदा करने से भी इनकार कर दिया। पाकिस्तान के हिस्से में आने वाली फौज का असलहा जब्त कर लिया और गोला बारूद का हिस्सा देने से भी इनकार कर दिया। पाकिस्तान की इंतहाई मुख्तसर एयरफोर्स के जो ऑस्टर और हार्वर्ड जहाज तकसीम हिंद के वक्त भारत में थे, उन्हें लाने के लिए जो पाकिस्तानी पायलट भारत गए तो उन जहाजों के पेट्रोल टैंक्स में चीनी डाल दी गई। चुनाचे वो जहाज भारतीय हुदूद में ही गिरकर तबाह हो गए। कश्मीर पर गासिबाना कब्जा कर लिया और कश्मीरी मुसलमानों पर एक न खत्म होने वाली जुल्म तशद्दुद की खूनी दास्तान रकम की जाने लगी। पाकिस्तान में सियासी बहरान का फायदा उठाते हुए 71 में मशरकी बाजू को अलहदा कर दिया गया। पाकिस्तान 1962 में इंडो चाइना जंग के दौरान कश्मीर पर बड़ी आसानी से कब्जा कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने आला ज़र्फी का सबूत देते हुए उस मौके से फायदा न उठाया। अब भारतीय मुसलमान भारत में निचले दर्जे के शहरी बनकर रह गए हैं। भारतीय मुसलमानों को ज़िक पहुंचाने का कोई मौका गवाया नहीं जाता। आजकल भारतीय फिल्मों के वीडियो कैसेट पाकिस्तान में आम दस्तयाब हैं। इन फिल्मों में जो हिंदू मुसलमान जगानगत और बराबरी का प्रचार किया जाता है वो सिर्फ फर्जी कहानियों, सिनेमा और टीवी पर दिखाए जाने वाले अक्स तक ही महदूद है। मैंने भारत में 3 बरस से ज्यादा हिंदू बनकर और हिंदुओं की महफिलों में जाकर मुसलमानों के मुताल्लिक उनकी दिली नफरतों और नापाक इरादों का बखूबी मुशाहिदा किया है और इस कहानी में कई बार मैंने भारतीय हिंदुओं और हुकूमत के असल अज़ाइम के मुताल्लिक अपने तासुरात का इजहार किया है। इससे मेरा मकसद पाकिस्तानियों से, खुसूसन नौजवान नस्ल के उन भटके हुए जहनों को ये बावर करवाना है कि शैतान की तरह भारत मुख्तलिफ भेस बदल बदल कर कभी अमिताभ बच्चन, कभी माधुरी दीक्षित और कभी नाना पाटेकर के गुलाम मुस्तफा जैसे किरदारों में आकर पाकिस्तानी नापुख्ता जहनों को 2 कौमी नजरिए से दूर करने की मुसलसल कोशिश कर रहा है। मेरा नौजवान पाकिस्तानी नस्ल से सिर्फ ये कहना है कि भारतीय फिल्मों और उनके ड्रामों को देखना उनके लिए अगर लाजमी ही है तो उसे सिर्फ वक्त गुजारी और तफरीह के
नुक्ता नज़र से ही देखें, तवाइफों के नाच गाने की महफिलें पाकिस्तान में कभी गैर आबाद नहीं होती, लेकिन कोई गैरतमंद पाकिस्तानी उन तवाइफों को अपने घर लाने और घर का फर्द बनाने का कभी सोच भी नहीं सकता। इसी तरह भारतीय फिल्मों और ड्रामों से सिर्फ लुत्फानंदोज हों, उसे अपनाए नहीं, क्योंकि उसके पीछे हनूद और यहूद नसारा की गहरी साजिश है। हिंदू अखंड भारत चाहता है और यहूद नसारा मुसलमानों का नाम सफ़े हस्ती से मिटाने के दर पे हैं। भारत के साथ पाकिस्तान की 3 जंगें आखिरी नहीं बल्कि आगाज सफर है, और ना ही अभी सलीबी जंगें खत्म हुई हैं। बूसीना, इराक और ईरान यहूद नसारा के दरपर्दा अज़ाइम की खुली मिसालें हैं। कुछ ही अरसा कबल UNO में एक मुस्लिम मंदूब की तकरीर का एक फिक्रा मुझे हमेशा याद रहेगा। यू डिमांड पीस एट द कॉस्ट ऑफ मुस्लिम्स। आप अमन तलब करते हैं लेकिन मुसलमानों की जिंदगी के इवज। मैं गहरी नींद में था कि मेरे साथियों ने मुझे जगाया। आरिफ डॉक्टर को लेकर आ चुका था। डॉक्टर ने मेरी टांग के जख्म को देखा, हड्डी से टूटे हुए टुकड़े और गोश्त को अलहदा किया। जख्म वाली जगह पर हड्डी बिल्कुल नंगी हो चुकी थी। उसकी मरहम पट्टी की। ताज़ा तरीन जख्म मेरी बाईं रान में खारदार तार फलांगते वक्त आया था। डॉक्टर ने उस जख्म को साफ किया। मेरे सर की हड्डी भी टूट चुकी थी। खोपड़ी के गोश्त का कुछ हिस्सा टुकड़ों के बीच चला गया था और कुछ हिस्से ने सर के ऊपर स्पीड ब्रेकर की शक्ल इख्तियार कर ली थी। डॉक्टर आरिफ का ये इंतहाई बाएतमाद दोस्त जनरल प्रैक्टिस करता था, जबकि मेरे जख्मों को ऑपरेशन थिएटर और स्पेशलिस्ट सर्जन की जरूरत थी। उस डॉक्टर से जो कुछ भी बन पड़ा उसने किया और हर रोज सुबह आने का कहकर चला गया। मेरे साथियों ने मेरी शेव बनाई और सारे जिस्म को स्पंज किया। मेरे तमाम कपड़े और सामान तो लोधी होटल में था। मेरे जूडो कराटे वाले साथी ने बताया कि मेरी जिन हालात में गिरफ्तारी हुई थी उससे वो समझ गया था कि मुसीबत बहुत बड़ी है, लिहाजा वो सीधा लोधी होटल चला गया। होटल के स्टाफ ने उसे मेरे हमरा देखा हुआ था, चुनाचे उसने अपने और मेरे चेकआउट होने का कहा और मेरे कमरे की चाबी भी ले ली। उसने मेरा सारा सामान पैक किया। होटल में हम दोनों ने 1 जून को एडवांस में महीने भर की अदायगी कर दी थी। चुनाचे होटल वालों ने हम दोनों की बकिया रकम वापस की। मेरे मुतालिक उसने होटल वालों को बताया कि अचानक बहुत जरूरी काम से मुझे कलकत्ते जाना पड़ गया है और वापसी 3-4 माह से कबल मुमकिन नहीं। मेरा ये साथी चूंकि मेरी वसातत से ही होटल में ठहरा था, लिहाजा होटल वालों ने कोई तारुज न किया और एडवांस दी गई रकम के साथ साथ मेरा साथी अपने सामान के हमरा मेरा सामान भी ले आया। मैंने कपड़े तब्दील किए। दोपहर के खाने के बाद मैंने अपने नंबर 2 हबीब से मेरी गिरफ्तारी के बाद के हालात पूछे तो उसने बताया कि उन्होंने मेरी गिरफ्तारी की इत्तला दूसरे दिन पाकिस्तान ट्रांसमिट कर दी थी। वहां से दूसरे रोज पैगाम मिला कि तमाम सरगर्मियां मुअत्तल कर दी जाएं और नए अहकाम तक हबीब ही ग्रुप लीडर होगा। उसने बताया कि यशवंत से मामूल के मुताबिक डाक ली जाती है, लेकिन डाक लाने ले जाने वाला कोई न था। 5 जुलाई को पाकिस्तान से पैगाम मिला कि अगले दिन कैप्टन अरशद से हबीब वहीं मिले जहां उससे पहली मुलाकात हुई थी। ये सब्जी मंडी की मेन रोड का होटल था। 6 जुलाई को वो साथियों के कवर में उस होटल में पहुंचा और कैप्टन अरशद को तफसीलन मेरी गिरफ्तारी का बताया और डाक का तबादला किया। कैप्टन अरशद अपने हमरा नया कोरियर लाया था। आइंदा उससे मिलने का वक्त और मकाम तय किया और अभी उसके आने में 4 रोज बाकी हैं। लड़के मेरी गिरफ्तारी का पता चलने पर बहुत मुश्तइल थे। जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं DMI की हिरासत में हूँ तो उन्होंने वहाँ बमों के 3 धमाके किए, जिसका जिक्र पहले कर चुके हैं। मैंने अपने साथियों को अपनी गिरफ्तारी के हालात तफसीलन बताए। मेरा DMI हेडक्वार्टर्स से जिंदा सलामत बच निकलना एक मौजज़ा था। मुझ गुनाहगार बंदे पर अल्लाह पाक ने बेहद रहमो करम किया था। मेरे साथियों ने मेरे कामयाब फरार का मुख्तसर अल्फाज में मैसेज ट्रांसमिट कर दिया था और अब तफसीली रिपोर्ट में अपने एक साथी से लिखवा रहा था ताकि कोरियर के जरिए पाकिस्तान भिजवा सकूं। मेरी तीमारदारी का काम मेरे साथियों ने संभाल लिया, जबकि नजीर ने डॉक्टर के मशवरे से मेरे लिए मुरगन ग़िज़ाएं पकवानी शुरू कर दी ताकि मेरी जिस्मानी कमजोरी जल्दी दूर हो सके। डॉक्टर बिलान आगा आता और मेरी मरहम पट्टी के अलावा इंजेक्शन और दवाइयां देता। मेरी टांग का जख्म सिर्फ इस हद तक ठीक हो सका कि नंगी हड्डी पर एक निहायत बारीक झिल्ली बन गई। आज भी हालत यह है कि अगर इत्तेफाकन साबुन भी उस जगह पर जोर से घिस दूं तो झिल्ली फट जाती है और खून बहना शुरू हो जाता है। दाईं टांग की स्टेपनी तशद्दुद से टूट चुकी थी और सही जगह न जुड़ सकी और पट्टे इस तरह मजरू हुए थे कि दाईं टांग का जोड़ हमेशा के लिए सूज गया और उस टांग पर मैं आज तक न बोझ डाल सकता हूँ और न ही कोई मामूली रुकावट फलांग सकता हूँ। मेदे में शीशे के जर्रात इस तरह पैवस्त हो गए हैं कि मैं मुस्तकिलन मेदे का मरीज बन चुका हूँ और मुसलसल दवाइयों का इस्तेमाल करता हूँ। एक और तकलीफ शदीद दमे की सूरत में नजीर के घर ही शुरू हो गई, जिसे बम्बई, खटमंडू और पाकिस्तान के सिविल और फौजी डॉक्टर भी ठीक न कर सके। ये तकलीफ 1977 में रावलपिंडी के एक आम डॉक्टर की दवा से हमेशा के लिए दूर हो गई।
मेरे फरार के चौथे रोज भारतीय, हिंदी और अंग्रेजी अखबारात में मेरी तस्वीरों के साथ नुमाया तौर पर यह खबर शाया हुई कि ये पाकिस्तानी जासूस कैद से फरार हो गया है। इसकी गिरफ्तारी में मदद देने वाले को 10,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। गुज़श्ता नए साल की रात लोधी होटल में तकरीब के दौरान मेरी एक भारतीय ब्रिगेडियर की बीवी के साथ किसी फ्रीलांसर फोटोग्राफर की खींची हुई तस्वीर भी अखबारात में शाया हुई। ये तमाम अखबारात हबीब ने कोरियर के जरिए पाकिस्तान भिजवा दिए। मैं अब अपने साथियों का लीडर नहीं बल्कि मेहमान था और उनके पास सिर्फ सेहतयाब होने तक ठहरा हुआ था और इस इंतजार में था कि मुझे अपनी आइंदा मूवमेंट के अहकाम मिलें और मैं यहाँ से रुखसत हो जाऊं। मेरा साइलेंसर वाला पिस्तौल चूंकि मेरे लिए तोहफा था, इसलिए मैंने उसे ले लिया और हमेशा लोडेड अपने सरहाने रखता था ताकि अगर DMI के कुत्ते मेरी तलाश में यहाँ तक पहुँच गए तो सारी गोलियां उन पर बरसा कर आखिरी गोली से खुद को हलाक कर दूं। गिराज के लड़के भी 1 या 2 की टोली में मुझसे मिलने आते रहे। जब मैंने उन्हें बताया कि उनके फेंके हुए तीनों बमों से मैं तकरीबन 300 मीटर के फासले पर सेल में बंद था और धमाकों की आवाज मैंने सुनी थी तो फख्र से उनके चेहरे खिल उठे। मुझे पूरा यकीन था कि बशीर के शुरू किए हुए मिशन और हमारी तरबियत को वो आगे बढ़ाएंगे। मेरे दिल्ली में साथियों के हमरा रहना न सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरे साथियों और नजीर और आरिफ के लिए भी खतरनाक था। मेरे जख्म और सेहत बतदरीज ठीक हो रही थी। इसी दौरान पाकिस्तान से डाक मौसूल हुई और मुझे बम्बई जाने का हुक्म मिला। बम्बई मेरे लिए निस्बतन बहुत महफूज थी। पाकिस्तानी सरहदों की तरफ जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। अव्वल तो भारत ने सरहदें सील कर दी थी, दोएम मेरी जिस्मानी हालत अभी ऐसी थी कि बमुश्किल लंगड़ा कर चल सकता था। ट्रेनिंग के दौरान 11 मील तक मुझे दौड़ने की प्रैक्टिस करवाई गई थी और अब हालत ये थी कि बगैर सहारे के चंद कदम चलना भी दुश्वार था। मेरे सीनियर्स की तरफ से मुझे बम्बई में 2 हमदर्दों के नाम भेजे गए जो मेरी मुकम्मल सेहत याबी तक मेरी निगहदाश्त और मेजबानी कर सकते थे। मेरे पास अपने सामान के 2 सूटकेस थे। मैंने बम्बई के गर्म मरतूब मौसम के पेश नजर 2-3 जोड़े लिबास और दूसरा जरूरी सामान एक एयर बैग में अलग रख लिया। मेरे दोनों सूटकेस आरिफ ने बम्बई में विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन के लिए रेलवे बिल्टी करवा दिए। मेरे साथी और लड़के दिल्ली के हालात मुझे हर शाम बताते थे। सिविल और फौजी जासूसी महकमों के लोग पूरी दिल्ली में फैलकर मुझे तलाश कर रहे थे। शायद उन्हें बता दिया गया था कि मेरी जिस्मानी हालत ऐसी हरगिज न थी कि दिल्ली से बाहर जा सकूं और मैं यकीनन दिल्ली में ही कहीं रूपोश हूंगा। अगरचे पूरे भारत में मेरे पकड़े जाने का एहतमाल था, लेकिन दिल्ली की नाकाबंदी तोड़कर निकलना खासा दुश्वार काम था। आरिफ ने मुझे दिल्ली की हुदूद से बाहर छोड़ने की पेशकश तो की थी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। साथी भी मेरे साथ महफूज मकाम तक जाने को तैयार थे, लेकिन मैं अपनी खातिर उन्हें किसी मुसीबत में फंसने का मौका नहीं देना चाहता था। बहुत सोच विचार के बाद मैंने कैसर को बुलवाया और उसे अपनी मुश्किल बताई। कैसर ने मुझे कहा कि आप हर रोज रात 12 बजे बिल्कुल तैयार रहा करें, मैं 2-3 दिन के अंदर गाड़ी लेकर आ जाऊंगा। अब हालत ये थी कि नजीर, आरिफ और मेरे साथी हर रोज रात 1 बजे तक मेरे पास बैठे रहते। कैसर से बात हुए तीसरी रात 11:30 बजे घंटी बजने की आवाज आई। नजीर ने दरवाजा खोला तो लेफ्टिनेंट की वर्दी में मलबूस कैसर था। कहने लगा, जल्दी कीजिए, 2 फौजियों को हलाक करके जीप हासिल की है और 3 लड़के फौजी सिपाहियों की वर्दी पहने जीप में बैठे हैं। हमें इससे पहले कि सिपाहियों की हलाकत और जीप की गुमशुदगी का पता चले, आपको छोड़कर वापस आना और जीप को ठिकाने लगाना है। यूं अचानक रवानगी के प्रोग्राम का सुनकर मेरे समेत मेरे साथियों नजीर और आरिफ की भर्राई हुई आंखें छलक पड़ी। सबने गले मिलकर मुझे अलविदा कहा। मैंने उन्हें कहा कि मुझे छोड़ने के लिए घर से बाहर कोई ना आए। कैसर का सहारा लिए मैं बड़ी सड़क पर आ गया। जीप में बैठे लड़कों ने मुझे सहारा देकर पिछले हिस्से में सवार करवाया। ड्राइविंग एक दूसरा लड़का कर रहा था। कैसर उसके साथ बैठ गया और जीप तेजी से इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ रवाना हुई। रास्ते में 2 जगह पर नाके लगे हुए थे जिन्हें फौजी जीप और कैसर की वर्दी ने आसानी से उबूर कर लिया। इंडस्ट्रियल एरिया खत्म होने के बाद एक छप्पर होटल ट्रक ड्राइवरों के लिए बना हुआ था। मेरे प्रोग्राम के मुताबिक मुझे यहाँ से अपना सफर अकेले जारी रखना था। छप्पर होटल से जरा आगे कैसर और लड़कों ने मुझे गर्मजोशी से अलविदा कहा और तेजी से वापस पलट गए। उस सड़क पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त जारी थी। मैं सड़क से जरा हटकर एक ऐसी जगह खड़ा हो गया जहां जाने वाली गाड़ियों की रोशनी मुझ पर न पड़े। मैं चाहता था कि किसी ट्रक में लिफ्ट लूं। बसों और मोटर कारों से मैं बचता था। मुझे वहां खड़े आध घंटे से ज्यादा हो गया। इस दौरान कई ट्रक गुजरे, लेकिन मेरे इशारे पर किसी ने ध्यान न दिया। बिलाखिर एक ट्रक रुका। उसका ड्राइवर एक सिख था। उसने कहा कि वो सिर्फ होटल तक जा रहा है। मैंने गनीमत जाना और उसमें सवार हो गया। मैंने होटल का कभी नाम भी नहीं सुना था और सिर्फ ये चाहता था कि
कि रात के अंधेरे में दिल्ली से जितना दूर मुमकिन हो चला जाऊं। तकरीबन पौन घंटे के सफर के बाद होटल का कस्बा आया। ड्राइवर को मैंने कहा कि एक इमरजेंसी की वजह से मुझे मिथरा जाना है। सरदार जी ने मुझसे 10 रुपए किराया लिया। वो मुझे कस्बे के ट्रकों के अड्डे पर ले गया और मुझे कोसी जाने वाले एक ट्रक पर बिठा दिया। उसने कहा कि मिथरा के लिए बस या ट्रक सुबह से पहले नहीं मिल सकता। मैं ट्रक में कोसी चला जाऊं, जो यूपी का सरहदी कस्बा है। वहां से मिथरा जाने वाली बसें और ट्रक मिल जाएंगे। ये ट्रक कोसी कस्बे में दाखिल हो ही रहा था कि ड्राइवर ने ट्रक की लाइटों का इशारा देकर आने वाली बस को रोक लिया। उस वक्त सुबह की हल्की रोशनी फैल चुकी थी और ड्राइवर ने बस पर हिंदी में लिखा मिथरा पढ़कर ही उसे रोका था। ड्राइवर को 10 रुपए देकर मैं बस में जा बैठा। सुबह के 10 बजे होंगे जब बस मिथरा के मज़ाफ़ात में दाखिल हुई। सड़क के दाएं जानिब मुगलई तर्ज तामीर की एक वसी मस्जिद थी, जिसके बहुत बड़े सहन में ऊंची ऊंची घास उगी हुई थी और वहाँ 2 हाथी खड़े थे। बस शहर में दाखिल हुई तो मैंने बस से उतरकर एक साइकिल रिक्शा लिया और उसे रेलवे स्टेशन चलने को कहा। मैं बसों के अड्डे और पुरहुजूम सड़कों से बचना चाहता था। दिल्ली से रवानगी से पहले ही मैंने प्लान बनाया था कि मिथरा तक बजरिया सड़क और मिथरा से बम्बई बजरिया ट्रेन जाऊंगा। रेलवे टाइम टेबल के मुताबिक पंजाब मेल ठीक 9:30 बजे मिथरा पहुंचती और 20 मिनट बाद रवाना हो जाती थी। मुझे स्टेशन पहुंचे अभी चंद मिनट ही हुए थे कि पंजाब मेल आ गई। मैंने प्लेटफॉर्म से बाहर खड़े एक कुली से बम्बई का लोअर क्लास का टिकट मंगवा लिया और खुद प्लेटफॉर्म के बाहर ओट में खड़ा रहा। जो ही इंजन ने रवानगी का विसल दिया, मैं जल्दी से प्लेटफॉर्म में दाखिल हुआ और लोअर क्लास का जो डिब्बा सामने दिखाई दिया उसमें सवार हो गया। डिब्बा खचाखच भरा हुआ था। बहुत से मुसाफिर डिब्बे के फर्श पर बैठे हुए थे। मैं भी खिड़की के साथ वाली सिंगल सीट के फर्श पर बैठ गया। मेरे साथ ही एक फौजी सिपाही बैठा था और सीट पर सफेद साड़ी पहने एक बावकार औरत बैठी थी। उसने एक पांव से चप्पल उतार रखा था, जो ट्रेन के मुख्तलिफ स्टेशनों पर रुकने और चलने के दौरान सीट के नीचे से काफी पीछे चला गया था। उस औरत ने जब चप्पल तलाश की तो मैंने नीचे बैठे होने की वजह से उसकी चप्पल पीछे से उठाकर उसके दूसरे पांव के करीब रख दी। इस खिदमत का सिला उस खातून ने यूं दिया कि अपने स्टेशन पर उतरने से पहले उसने अपनी सीट मुझे दे दी। मुझे सीट पर बैठते देखकर फौजी मुझे कहने लगा कि इस सीट पर तो मेरा हक है, क्योंकि मैं तुमसे पहले ही इस सीट के खाली होने के इंतजार में था। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वो छुट्टी पर बम्बई जा रहा है। मैंने उसे कहा कि हक की बात छोड़ो, चूंकि सफर लंबा है और मुझे भी बम्बई जाना है, इसलिए हम बारी बारी इस सीट पर बैठेंगे। मुझे भी इस लकड़ी की सीट से ज्यादा फर्श पर टांगे पसार कर बैठने में ज्यादा आराम था। मेरे बैग में 10,000 रुपए थे। टॉयलेट जाने के दौरान उसकी हिफाजत की भी जरूरत थी। किस्सा मुख्तसर, यूं ही कभी सीट और कभी फर्श पर बैठते अगले रोज गाड़ी बम्बई के मज़ाफ़ात में दाखिल हो गई। कल्याण स्टेशन सेंट्रल बम्बई से 70 मील के फासले पर है। ये बम्बई की लोकल ट्रेन का आखिरी स्टेशन है। मैं कल्याण में पंजाब मेल से उतरकर लोकल ट्रेन में बैठ गया। पंजाब मेल चूंकि एक्सप्रेस ट्रेन है, इसलिए कल्याण के बाद ये शायद विक्टोरिया टर्मिनस पर ही रुकती थी, जहां पुलिस और इंटेलिजेंस के लोगों की मौजूदगी जरूरी थी। उनसे ही बचने के लिए मैंने कल्याण से लोकल ट्रेन पकड़ी और मस्जिद नामी स्टेशन पर उतर गया और टैक्सी ने मुझे भिंडी बाजार पहुंचा दिया। भिंडी बाजार बम्बई में मुसलमानों का गढ़ है। जे अस्पताल नाके के करीब मैंने शबनम गेस्ट हाउस में कमरा लिया और सफर की थकान उतारने लगा। बम्बई पहुंचना मेरे सफर का पहला संग मील था और मंजिल अभी बहुत दूर थी। मैंने 2 रोज सफर की थकान उतारी। इन 2 दिनों में मुझे कई बार उस गेस्ट हाउस के मालिक मैनेजर के दफ्तर के सामने से गुजरने का इत्तेफाक हुआ। एक दफा मैंने दफ्तर के सामने से गुजरते हुए देखा कि वो ट्रांजिस्टर पर रेडियो पाकिस्तान की खबरें निहायत धीमी आवाज में सुन रहा था। मैं बड़ी आहिस्तगी से दफ्तर में दाखिल हुआ। मालिक को जब मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ तो उसने ट्रांजिस्टर फौरन बंद कर दिया। उसकी हालत ऐसी थी जैसे कोई चोरी करते हुए पकड़ा गया हो। अगरचे गेस्ट हाउस में मैंने अपना नाम आसिफ अली लिखवाया था, लेकिन मालिक शायद मुझे किसी भारतीय एजेंसी का फर्द समझे बैठा था। मैंने उसका खौफ दूर करने के लिए कहा कि मैं भी रेडियो पाकिस्तान सुनने का ख्वाहिशमंद हूँ। वो कुछ और घबरा गया। मैंने उसे कहा कि तुम जिस तरह चाहो मेरे मुतालिक अपनी तसल्ली कर सकते हो कि मैं मुसलमान हूँ। घबराहट में उसे और कुछ न सूझा तो बोला, अगर आप वाकई मुसलमान हैं तो मुझे सूरह फातिहा और इन्ना अंजलना सुना दें। मैं हंस पड़ा और उसे दोनों सूरतें क़िरात के साथ सुना दी। उसका खौफ कम हुआ। कहने लगा, आपने अपना एड्रेस लखनऊ का लिखवाया है। लखनऊ में तो आपकी शक्ल शबाहत के आदमी नहीं होते। उसका नाम गफ्फार था। मैंने उसे कहा कि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिन्हें बयान नहीं किया जा सकता।
صرف سمجھا جا سکتا ہے۔ میں تمہیں یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں تم سے زیادہ پاکستان کا حامی ہوں۔ تم بھی میرے متعلق زیادہ مت سوچو، مجھے تم ایک اچھا دوست پاؤ گے۔ بھارت کے سب سے مشہور اور بڑے شہر میں مسلمانوں کی آبادی والے حصے میں مسلمانوں کے خوف اور دہشت کی یہ ایک معمولی سی مثال تھی۔ غفار نے ہماری اس گفتگو کے بعد سب سے پہلے تو یہ کیا کہ رجسٹر میں میری گیسٹ ہاؤس سے روانگی درج کر دی اور مجھے اپنے ذاتی رہائشی کمروں سے ملحقہ ایک کمرے میں شفٹ کر دیا۔ یہ کمرہ بڑا اور زیادہ صاف ستھرا تھا اور اس کے ساتھ اٹیچڈ باتھ روم بھی تھا، جبکہ باقی تمام منزلوں میں 8 کمروں کے لیے مشترکہ ایک غسل خانہ اور سنڈاس تھا۔ غفار نے بتایا کہ گیسٹ ہاؤس کے دوسرے کمروں کی طرح اس کمرے کا رجسٹر میں اندراج نہیں ہے اور نہ ہی دوسرے کمروں کے رہائشیوں کی طرح اس کمرے کی روزانہ رپورٹ پولیس کو بھیجی جاتی ہے۔ اس نے اپنے ذاتی ملازم کو میرے کمرے کی صفائی کرنے اور کھانا وغیرہ لانے کی ہدایت کی۔ اس طرح میری پریشانی بھی دور ہو گئی۔ پاکستان کی طرح بھارت میں بھی ہوٹلوں میں مقیم مسافروں کے کوائف ہر روز متعلقہ تھانوں میں بھیجے جاتے ہیں۔ مجھے زخموں کی پٹیاں بدلنے اور دوا کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت تھی۔ غفار کے توسط سے ایک ڈاکٹر جس کا کلینک بھنڈی بازار میں ہی تھا، ہر روز گیسٹ ہاؤس میں آ کر میری پٹیاں تبدیل کرنے لگا۔ دلی کے ڈاکٹر نے مکمل نسخہ مجھے دے دیا تھا۔ یہ ڈاکٹر اسی نسخے کے مطابق مجھے انجیکشن اور دوا وغیرہ دینے لگا۔ میرے زخم تو آہستہ آہستہ مندمل ہو رہے تھے، لیکن دمے کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ جب عام دواؤں سے افاقہ نہ ہوا تو اس ڈاکٹر نے انجیکشن تجویز کیے۔ 24 گھنٹے میں 2 انجیکشن اور گولیوں سے مجھے دمے سے عارضی طور پر ریلیف مل جاتی تھی۔ گیسٹ ہاؤس میں ناشتہ اور کھانا باہر کے قریبی ریسٹورانٹ سے آتا تھا۔ کھانا لانے والے لڑکوں کو باہر والے کہہ کر پکارتے تھے۔ بمبئی میں عام گفتگو ایک مخصوص ملی جلی زبان میں کی جاتی ہے۔ میں نے ناشتے میں فرائیڈ انڈے اور ٹوسٹ منگوانے چاہے تو غفار کے ملازم نے باہر والے کو یوں آرڈر دیا: 2 بیدا مسکا میں فرائی تیکھا کم، 2 پاؤ اور کڑک چائے لاؤ۔ مسکا کا مطلب مکھن اور پاؤ توس اور بند کو کہتے ہیں اور تیکھا سرخ مرچ کو۔